सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो बना था लगभग नामुमकिन हालातों में। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने सिर्फ एक बिखरे हुए देश को एक नहीं किया, बल्कि इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उस वक्त प्राचीन भारत के सामने दो बहुत बड़े, बहुत भयानक खतरे खड़े थे। एक तरफ था मगध का जालिम नंदवंश और दूसरी तरफ सिकंदर की वो सेना जो पूरी दुनिया जीतती आ रही थी। तो सवाल ये उठता है कि इन दो महाशक्तियों के बीच एक नया साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे हुआ। भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी जानते हैं कहाँ से शुरू होती है? किसी आलीशान महल से नहीं। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ एक लड़का बस राजा राजा का खेल खेल रहा था। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे, असाधारण थे। तो ये कहानी असल में दो लोगों की है। एक वो नौजवान जिसके अंदर लीडरशिप की काबिलियत पैदाइशी थी, और दूसरा वो विद्वान जिसकी एक कसम ने पूरे साम्राज्य की नींव डाल दी। ये है चंद्रगुप्त मौर्य। पुराने ग्रंथ बताते हैं कि वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उनके अंदर ना लीडरशिप की एक गजब की चिंगारी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसे बहुत जल्द एक महान रणनीतिकार पहचानने वाला था। और ये हैं इस कहानी के दूसरे सबसे अहम किरदार, आचार्य चाणक्य, एक ब्रिलियंट माइंड और भारत के सबसे महान विद्वानों में से एक। हुआ यूं कि एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने दोस्तों के साथ वही राजा का खेल खेलते हुए देखा, और बस उन्होंने उसी पल उस लड़के में भारत का भविष्य देख लिया। तो सवाल ये है कि चाणक्य को इस नौजवान लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो होनहार था। वजह ये थी कि चाणक्य के पास सिर्फ ज्ञान और स्ट्रैटेजी नहीं थी, उनके पास एक बहुत बहुत शक्तिशाली मकसद था। एक ऐसा मकसद जो पैदा हुआ था नंद सम्राट के दरबार में हुए एक जबरदस्त अपमान से। हुआ ये था कि नंद सम्राट धनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य की बेइज्जती की, उन्हें दरबार से बाहर निकलवा दिया। और उसी पल एक कसम ली गई। चाणक्य ने अपनी शिखा, अपनी चोटी खोल दी और प्रण लिया कि जब तक वो नंद वंश को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं देते, तब तक उसे नहीं बांधेंगे। और ये कोई मामूली कसम नहीं थी, ये असल में मौर्य साम्राज्य की बुनियाद थी। तो ठीक है, कसम तो ले ली गई, पर एक पूरा साम्राज्य बनाया कैसे जाएगा? बस यहीं से शुरू होती है मौके और रणनीति की असली कहानी। और देखिए, किस्मत ने या कह लें इतिहास ने उन्हें एक सुनहरा मौका दिया। दुनिया जीतने निकला सिकंदर महान अभी अभी उत्तर पश्चिम भारत से होकर गुजरा था और अपने पीछे छोड़ गया था अफरा तफरी और एक पावर वैक्यूम। चंद्रगुप्त और चाणक्य के लिए ये एक बिल्कुल सही मौका था उस खाली जगह को भरने का। यहाँ तक कि ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क ने भी लिखा है कि राजा पोरस से एक लड़ाई ने ही सिकंदर के सिपाहियों की हिम्मत तोड़ दी थी। वो लोग गंगा के उस पार इंतजार कर रही नंद साम्राज्य की विशाल सेना का सामना करने के ख्याल से ही डर गए थे। सिकंदर तो चला गया, ठीक है, लेकिन उसका जनरल सेल्यूकस निकेटर भारतीय जमीन पर अपना हक जमाने के लिए वापस आया। पर अब वो एक बदले हुए भारत में लौटा था। अब उसका सामना बिखरे हुए राज्यों से नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक हो चुकी एक ताकतवर सेना से होना था। ये दो साम्राज्यों की टक्कर थी, एक तरफ सिकंदर का तजुर्बेकार जनरल और दूसरी तरफ भारत का नया सम्राट। और नतीजा मौर्यों के लिए एक जबरदस्त जीत थी। इस जीत ने यूनानियों को सिंधु नदी के पार वापस धकेल दिया और भारत की नई ताकत का लोहा मनवा दिया। पर सुनिए, ये सिर्फ एक और फौजी जीत नहीं थी। नहीं, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। ये भारत के पहले महान एक अखंड साम्राज्य के उदय का ऐलान था। चंद्रगुप्त ने क्या हासिल किया, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें उससे पहले के भारत को देखना होगा। वो कोई एक देश नहीं था, बल्कि आपस में ही लड़ते झगड़ते छोटे छोटे राज्यों का एक जाल था। और इन सब पर राज करता था भ्रष्ट नंदवंश। और ये है चंद्रगुप्त का भारत। जरा इस नक्शे पर नजर तो डालिए। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक। इतिहास में पहली बार इस उपमहाद्वीप का इतना बड़ा हिस्सा एक शासक के झंडे के नीचे एक हुआ था। तो ये अविश्वसनीय काम हुआ कैसे? प्लूटार्क जैसे पुराने इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिकों की एक विशाल सेना थी,
6 लाख! ये उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। एक ऐसी ताकत जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। सेल्यूकस के साथ जो शांति समझौता हुआ वो मौर्यों की नई ताकत का खुला प्रदर्शन था। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की और आज के अफगानिस्तान समेत बड़े बड़े इलाके सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे क्या दिया? 500 युद्ध हाथी। सोचिए, एक इतने बड़े साम्राज्य के बदले सिर्फ 500 हाथी। ये साफ दिखाता है कि असली पावर किसके पास थी। लेकिन देखिए, साम्राज्य जीत लेना एक बात है और इतने बड़े साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल दूसरी। तो मौर्यों ने इतने विशाल इलाके को संभाला कैसे? चलिए जरा उनके जबरदस्त और संगठित प्रशासन पर एक नजर डालते हैं। मौर्य प्रशासन, जैसा कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है, हैरान करने वाला। मतलब आज के जमाने जैसा था। टैक्स वसूलने के लिए अलग मंत्री थे जिन्हें समाहर्ता कहते थे, खजाने की देखरेख के लिए सन्निधाता थे, और तो और अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा के लिए गूढ़ पुरुष यानी खुफिया एजेंटों का एक पूरा नेटवर्क था। ये एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता था। चंद्रगुप्त ने वो सब कुछ पा लिया था जिसका कोई भी राजा सिर्फ सपना देख सकता है। एक विशाल साम्राज्य, बेहिसाब ताकत और हमेशा रहने वाला सम्मान। लेकिन उनकी कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे यादगार हिस्सा उनका आखिरी अध्याय था। सोचिए, उन्होंने एक पूरा साम्राज्य जीता और फिर सब कुछ छोड़ दिया। जैन परंपरा एक अविश्वसनीय कहानी बताती है। अपने शासन के शिखर पर चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। वो जैन संत भद्रबाहु के शिष्य बन गए और दक्षिण भारत चले गए। और वहीं श्रवणबेलगोला में उन्होंने सल्लेखना का पालन किया, यानी मृत्यु तक उपवास करने की परम साधना, सब कुछ त्याग देने का अंतिम कार्य। और आखिर में जिस इंसान ने पूरे भारत को जीता था, उसने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की, खुद पर जीत। ये ताकत का शायद सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इस पूरी दुनिया को, इस पूरे साम्राज्य को छोड़ देने की ताकत। और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। किसी शासक की महानता का असली पैमाना क्या है? वो साम्राज्य जो वो बनाते हैं, या फिर वो साम्राज्य जिसे वो छोड़ने की हिम्मत रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है।